अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम XRD को मज़ीद डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो XRD है यानी एक्सरेज डिफ्रैक्शन जो एक करेक्टराइजेशन टूल है, इसको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि जो XRD है इसमें जो एक्सरेज जनरेट होते हैं, एक्सरेज जनरेट होती हैं, ये बेसिकली कैसे जनरेट होती हैं और इसकी बिहाइंड कौन सी फिजिक्स लाई करती है एक्सरेज रेडिएशन के लिए। तो एक्सरेज को डिस्कस करने से पहले ये बात बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप लोगों को पता है कि एक्सरे हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ अबाउट 10 नैनोमीटर तक है। इसकी रेंज 0.01 से 10 नैनोमीटर, अगर मैं नंबर्स में आगे पीछे हूँ तो उसके लिए माजरत, लेकिन इसकी बताने का पर्पस ये है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो इंतहाई स्मॉल वेवलेंथ है, गैमा रेज से तो ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है उससे इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो इतनी बात तो हमें पता है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन या XRD मशीन के अंदर जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्सरेज कैसे जनरेट किए जाते हैं और उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाता है। देखिए, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं कि ये जो है एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस ट्यूब के अंदर ही बेसिकली हम एक्सरेज को जनरेट कर रहे होते हैं और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पार्ट है एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन का। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ही वो मेन जो आप अगर इसे आप ब्रेन ऑफ XRD मशीन कहें या वो कंपोनेंट कहें जिसके बगैर जिस पर सारी XRD मशीन लाई कर रही होती है, जिस पर सब पर जिस चीज पर डिपेंड कर रही थी। वैसे तो हर एक कंपोनेंट अहम होता है, लेकिन ये बताने का पर्पस ये है कि ये बहुत ही प्राइमरी पार्ट है, सॉरी, ये बहुत ही प्राइमरी पार्ट है XRD मशीन के अंदर। अच्छा, इस एक्सरे ट्यूब है जिसके अंदर एक्सरेज जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इस ट्यूब के अंदर इन्वायरमेंट है वो वैक्यूम होता है और वैक्यूम के अंदर एक्सरेज जनरेट हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हीटिंग फिलामेंट है, इस फिलामेंट को हीट करते हैं और इसके नतीजे में इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की एमिशन हम सेम में डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह की है, एक थर्मियोनिक एमिशन है और दूसरी फील्ड एमिशन है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये कैथोड है। ये कैथोड है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से एमिट होते हैं तो इनके ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पर हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और उस थर्मल एनर्जी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है इस रीजन के अंदर, यानी एक इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के दरमियान एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ताकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एमिट हुए हैं इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाए और विद वेरी हाई एक्सेलरेशन यहाँ पर ये हमारे पास टारगेट मटेरियल होता है, इस टारगेट के ऊपर हम इसे फॉल कराते हैं। तो ये हाई एक्सेलरेशन के साथ जब यहाँ पर आकर टकराते हैं तो इस टारगेट मटेरियल से एक्सरेज जनरेट होते हैं। ये रिलेटिव टू दिस इलेक्ट्रोड ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है और इसे हम एनोड कहते हैं। तो इसी पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर होता है ये एक्सेलरेट होके इस टारगेट की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये आके इलेक्ट्रॉन इस टारगेट के साथ टकरा गए तो यहाँ पर जो फिनोमेना होता है ये बहुत दिलचस्प है और ये एक्सरे जनरेट करने का मेन सोर्स होता है। होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी आके इस टारगेट के साथ टकराते हैं तो ये वाला जो टारगेट है ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसे नहीं है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कोई एक्सरे जनरेट करती है। यानी आप ये सुन के हैरान होंगे कि लेस देन 1% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी,
यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इधर टकरा रहे हैं, इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है लेस देन 1%, वो एनर्जी है जो यूटिलाइज होती है फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। जो मोर देन 99% एनर्जी है वो सारी की सारी इस टारगेट को ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बात इंतहाई अहम है, समझने वाली है कि इतनी ज्यादा एनर्जी जब इस टारगेट को ट्रांसफर होगी तो ये टारगेट एनर्जी गेन करके इंतहाई हीट अप हो जाएगा। इस वजह से एक्सआरडी मशीन के अंदर इस टारगेट को मुसलसल कूल किया जाता है, कूलिंग मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है, जिसमें से एक कोल्ड वाटर इस पाइप के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है और इस टारगेट को कूल कर रहे होते हैं। अगर ये टारगेट ऑफ कोर्स हम कूल नहीं करेंगे, हीट को निकाल के बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो ये टारगेट मेल्ट होगा या मतलब डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से हमें इसे कूल करना होता है और यहाँ पे कूलिंग मैकेनिज्म लगा होता है। एक और मैंने बात की है कि ये वैक्यूम सेटअप के अंदर होता है, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर वैक्यूम नहीं होगा, यहाँ इस एनवायरनमेंट के अंदर एयर होगी या कोई भी और फॉरेन एंटिटी होगी, तो वो इस वैक्यूम को डिस्टर्ब कर देगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन उस वैक्यूम के लेट्स सपोज एयर के पार्टिकल हैं उनके साथ टकराएंगे, तो यहाँ पर इटसेल्फ एक नया आयोनाइजेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा, या आप ये कह लेंगे ये इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराएंगे तो नए तरह के रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसे अवॉइड करते हैं और इसके लिए वैक्यूम का एनवायरनमेंट मुहैया किया जाता है। अच्छा, अब ना यहाँ पर जब ये आके इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो यहाँ पर जो एक्सरे इस मटेरियल का और इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, इस इंटरेक्शन को बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको इस ट्यूब के हवाले से ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके टकराते हैं, इसके नतीजे में हमारे पास एक्सरेज जनरेट होते हैं, एक्सरेज जनरेट होती हैं। तो इनकी जब ये वाले एक्सरेज हमारे पास जनरेट होती हैं, इन्हें हम अपने उस सैंपल के ऊपर फॉल कराते हैं। कौन से सैंपल के ऊपर? जिसको हमने एक्सआरडी मशीन के अंदर एनालाइज करना होता है, उसके ऊपर फॉल कराते हैं और फिर आगे इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो बात रुक गई है वो ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर टकराते हैं तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक और बात कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है और इस साइड पे टारगेट हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बहुत अहम और बहुत की रोल प्ले करता है कि इन एक्सरेज की एनर्जी को डिटरमिन करने में। यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस ने हमें ये बताना है कि ये जो एक्सरेज आपके जनरेट हो रहे हैं इनकी एनर्जी क्या होगी। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है और यहां से हम समझ भी सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा हाई स्पीड के साथ यहां पर आके टकराएंगे उतनी ज्यादा एक्सरेज जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी है। उसकी वजह यह है कि हमने कहा लेस देन 1%। तो जितनी ज्यादा यहां से स्पीड के साथ आएंगे, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ टकराएंगे, उसका लेस देन 1% उतना ही ज्यादा होगा। तो वो जो है एक्सरेज ज्यादा से मुराद ये है कि हाई एनर्जी एक्सरेज जनरेट होंगे। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो रिलेशन है कि ये जो लैम्डा है वो क्या होगा, तो मैथमेटिकली रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि लैम्डा जो जनरेट होगा ये 1.2798 है, 1.2798 डिवाइडेड बाय वोल्टेज, इसके ऊपर हमें 10 raised to the power 3 नैनोमीटर। यानी अगर आप ये नैनोमीटर, अगर आप वोल्टेज को जितना ज्यादा करते जाएंगे, ये जो लैम्डा आप नैनोमीटर में ऑब्टेन करेंगे एक्सरेज का, वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हायर एनर्जी एक्सरेज जनरेट करें तो उसके लिए आपको इस पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको कम करें, लैम्डा को बड़ा करें, लो एनर्जी हो, तो आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करें। ये वन ऑफ द फ्यू वेरिएबल है, लेकिन आप टारगेट को भी चेंज करके इस लैम्डा को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये एक और वेरिएबल है जिससे आप इन चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और बात है कि ये वाला जब यहाँ पे आके इंटरेक्शन होता है तो उसके बाद होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं कि ये जब इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है। तो बात ये है कि आप जानते हैं कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो मैं अगर इसे कहूँ कि ये वाला जो है एटम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन ने आके इस टारगेट से अगर टकराया तो इस टारगेट की किसी एटम से टकराया है ना। तो आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास शेल्स होते हैं, और अगर मैं ये कहूं कि ये के शेल है, ये के एल और ये एम शेल है, तो
इस के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आके इस आ के अंदर इस के शेल इलेक्ट्रॉन से, ये वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा था, ये अगर आया और के शेल के इलेक्ट्रॉन से इस एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराया और इसको यहां से इसने यू निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो गई, यानी कि ये वाली इलेक्ट्रॉन की एक स्पेस वैकेंट रह गई, और इस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए ये वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, एल शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से जंप करेगा और यहां पर आके सिट कर बैठ जाएगा। जैसे ही इसकी सिटिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे बैठेगा, तो ये हायर एनर्जी से इस एनर्जी में जब आएगा तो इसने जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज करनी है, और ये रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज होगी। यानी ये वो रेज हैं, ये वो एनर्जी है जो हम ऑब्टेन करना चाह रहे होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को इस टारगेट के साथ हिट करने। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो मैंने बात की थी कि हम इस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ये वो मैकेनिज्म है। अच्छा, अगर वो एल शेल से इलेक्ट्रॉन यहां पर इस जगह को फिल करे तो हम उसे कहते हैं कि ये जो एक्स रेज हैं ये के अल्फा है। लेकिन ऐसे भी मुमकिन है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बैठा है एम शेल में, ये वाला यहां से जंप करे और यहां पे आ जाए, तो ये भी एक्सरेज रिलीज करेगा। ये जो एक्सरेज रिलीज करेगा एम से के में, इसे हम कहेंगे कि ये के बीटा है, और अगर इससे पिछला शेल रिलीज करेगा तो उसे के गैमा एंड सो ऑन कहेंगे। तो एक बात आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये वाला वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम कह रहे होते हैं कि एक्सरेज जनरेट होते हैं। आखिरी बात, और ये आप इसी पे हम लेक्चर को एंड भी करेंगे, वो ये है कि आप बाद अगर लिटरेचर में देखते हैं कि के अल्फा 1, के अल्फा 2 और के अल्फा 3 रेडिएशन, ये वाली कौन सी होती हैं? आपको पता है कि ये अगर लेट्स सपोज ये के शेल है, तो एल शेल के भी आगे बहुत सारे सब शेल, हम उन्हें कहते हैं कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन L1 स्पेस से ये सब एनर्जी लेवल है एल शेल के, तो अगर ये वहां से जंप करे और जहां के अल्फा के में आए तो इसे हम कहेंगे के अल्फा 1। अगर इस L2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके आए तो इसे हम कहेंगे के अल्फा 2, और अगर इससे जंप करके आए तो इसे हम कहेंगे के अल्फा 3। यानी ये ऑल दो ये नॉमेनक्लेचर हैं, ये लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि के अल्फा, के बीटा और के गैमा क्या होती हैं, और के अल्फा 1, के बीटा 1 और के गैमा, के अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, इनमें क्या फर्क है। तो ये था हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरेज रेडिएशन होती हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और ये क्यों होती हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।